बिना त्याग के जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता, इसीलिए सुबह जल्दी उठें और टूट पड़ें। आपका समय बहुत ही कीमती है, इसलिए इसे अपने काम करने में लगाएं, ना कि ऐसा वक्त लाओ। जो लोग तुम्हें ताने मरने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। जब दुनिया कहे तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर चल रहा हूं। आपको खुदा ने अकेले चलने के लिए ही बनाया है। सहारे तो आप बेवजह ले लेते हो। बस नजरिए की ही तो बात है, वरना दुख तो सबके साथ है। तुम बस इसलिए लड्ड खद्दाते हो क्योंकि तुम सहारे से चलना जानते हो। जिनको भगवान दुख देता है, सहने की हिम्मत भी देता है। बेशक दुनिया की नजरों में अनजाने रह जाओ, मगर परमात्मा के आगे पहचान बनाकर जाओ। हम तो हमेशा आगे चला करते हैं, पीछे चलने का शौक तो इन दुनिया वालों को है। हर तरह की तुम कोशिश करो, चाहे हर तरह से तुम्हें कांटे मिले। जिंदगी पूरी हो जाएगी, मगर ये पूरी नहीं होगी। जिनके इरादों में मजबूती होती है, उन्हीं के सपने हार से बिखरते नहीं हैं। हर पल भगवान का नाम लेने से पल पल जीवन सुधरता रहता है। बस अपने मन को मजबूत रखिए, जिंदगी खुद ब खुद हल्की लगने लगेगी। वो जो खुशी होती है ना, वो और कहीं नहीं, बस आपके मन में ही होती है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको अपना मन इस दुनिया से नहीं लगाना है। आप बस अरमानों के सहारे चलोगे, फिर जिम्मेदारियों के कदम कब रखोगे। आप यहां जिंदगी से खफा होंगे, वहां जिंदगी आपसे रूठ जाएगी। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो राह में रोधा अटकाने की आदत है। बेशक कसर अभी बाकी है, मगर कष्टों को एक दिन तो जाना ही है। मुसीबतें मेहमान ही हैं, आप क्यों इन्हें अपने मन में जगह दे रहे हो। कोई सहकर भी खुश रहता है, कोई कहकर भी दुखी ही रहता है। खुद पर विश्वास किसी और से ज्यादा आपका खुद का होना चाहिए। वचन कुछ ऐसे बोलो कि दूसरों के दिल पर वजन ना बढ़े। अपने काम में उलझे रहोगे, आराम से जिंदगी में सुलझे रहोगे। जिंदगी जो दे दे खुशी से ले लेना चाहिए, मगर बदले में जो आपसे बन सके उसे देते रहना चाहिए। घर की बातें जब मोहल्ले में पहुंच जाएंगी तो जमे जमाए घर की नींव तो हिलेगी ही। हर वक्त भगवान को याद करने वाला किसी भी वक्त उदास नहीं होता। जीने के लिए बस ऑक्सीजन नहीं, गीता का ज्ञान भी बेहद जरूरी है। दुनिया से दोस्ती अच्छी है, मगर भगवान से यारी की तो बात ही कुछ और है। तुम्हारे मन में ही अंधेरा है, इसलिए उजाला सामने होते हुए भी नजर नहीं आएगा। आपका मोह ही आपको रिश्तों से दूर नहीं जाने देता। तन से महफिल में रहे, मगर मन से अकेले रहे। इतनी भी चालाकी अच्छी नहीं कि तुम भगवान को सुख में नहीं, बस दुख में याद करते हो। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो मदद करना। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। यह विश्वास रखना कि यदि ईश्वर एक दरवाजा बंद कर देता है तो उसी भी ज्यादा बड़ा दरवाजा खोल देता है। तुम भी कमाल करते हो, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकायतें भगवान से करते हो। किसी की मीठी बोल है, किसी की नीयत में झोल है। साहब, ये दुनिया गोल है, यहां ये सबके डबल रोल है। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनियाओं में भी प्रकाश फैलाया जा सकता है। जिस इंसान की नीयत अच्छी है, उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। ऐसे बनी कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जिंदगी की किताब में सबसे अच्छा पेज बचपन होता है। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का करते हैं। मुस्काते रहिए, खुश रहिए, सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। इच्छाओं का क्या, वो तो पल पल बदलती है। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे, वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में जितना विश्वास रखेंगे, वह उतना ही आपको आपकी उम्मीद से अधिक देगा। अपनी उड़ान के लिए किसी की राय ना मांगे, बस अपने ऊपर विश्वास रखना। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बनता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है।
मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ख्वाहिशें कुछ कुछ यूं भी पहले उम्र नहीं थी, अब अधूरी रही उम्र नहीं रही। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। देर से बनो मगर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। तुम्हारी सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जिंदगी में खोए पल को वापस ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले पल को खूबसूरत बना सकते हैं। जब मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। कर्मों पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, मुश्किल चाहे जैसी हो, निकलेगा जरूर कोई रास्ता। हैसियत का कभी अभिमान मत करना, उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। हंसना हंसाना कोशिश है, मेरी हर कोई खुश रहे यह चाहत है मेरी। भले ही कोई मुझे याद करे या ना करे, लेकिन हर अपने को याद करना आदत है मेरी। एक सोच बेमिसाल रखो, हालात चाहे जैसे भी हो, होंठों पर हमेशा मुस्कान रखो। एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और एक अनुभव आपकी गलतियां कम कर देता है। हर छोटा बदलाव बद्धी सफलता का कारण होता है, इसलिए बदलाव से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये केवल दो ही लोग जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। अपनी उड़ान के लिए किसी की राय ना मांगे, बस अपने ऊपर विश्वास रखना। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ, और उनमें से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। यदि आपका बात कहने का अंदाज खूबसूरत है तो यकीनन जवाब भी खूबसूरत ही मिलेगा। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा, फिर चाहे वो धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या प्रेम हो। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। तलाश में किसी और का क्यों करूं साहेब, मैं खुद को खुद में ढूंढती हूं परिंदों की तरह। न समझ ही ठीक था, ये समझदारी तकलीफ बहुत देती है। कोई वकालत नहीं चलती जमीन वालों की, जब कोई फैसला आसमान से उतरता है। मेरी जिंदगी में लोग ऐसे आते हैं जैसे यूट्यूब पे 5 सेकंड का ऐड। हल्की फुल्की सी होती है जिंदगी, बोझ तो ख्वाहिशों का होता है। सब कुछ भूल कर आगे बढ़ रहा हूं, अब उसकी याद भी याद से आती है मुझे। कठिन से कठिन समय की चुनौती भी केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। मतलबी महफिल से अच्छा सुकून का वीरान है। न मांग कुछ जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं किया एहसान, जो एक बार वो लाख बार जताते हैं। जिंदगी जब भी लगा कि तुझे पढ़ लिया, तूने अपना एक पन्ना और खोल दिया। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। यह ना पूछो कि जिंदगी खुशी कब देती है, ये परेशानी उसकी भी है जिसको जिंदगी सब देती है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उसके। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। आनंद वहां नहीं है जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले। न किस्सों में है और न किस्तों में है, जिंदगी की खूबसूरती चंद सच्चे रिश्तों में है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। छल करोगे तो छल मिलेगा आज, नहीं तो कल मिलेगा।
अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। थोड़ी फिक्र, थोड़ी कदर, कभी कभी खैर, खबर, इन छोटी छोटी बातों का होता है बड़ा असर। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे। अपमान का बदला लड्ढाई से कभी नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऐसी सफलता अर्जन करो ताकि आपको अपमान करने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। ढूंढ ही तो सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो बस उलझने मिलेंगी। दुख आता है तो अटक जाते हैं लोग, सुख आता है तो भटक जाते हैं लोग। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, और हंस कर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। कभी भी आपने आपको किसी ज्यादा और किसी से कम मत समझो, क्योंकि हर एक प्राणी में ईश्वर का वास है। अगर आप जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो मेहनत से दोस्ती कर लो। हर एक इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, जो वक्त का सही इस्तेमाल करे वही सफल है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जीवन में कभी भी कहीं भी अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि आप अपना विचार बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने पर पता चलता है नुकसान कितना हुआ है। लोग आपके बारे में क्या सोचता है, यह बात का प्रभाव न करे। लोगों का काम है कहना, बस आप मंजिल को हासिल करने के लिए काम करते रहे। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और किसी के दुख का भागीदार बनो, कारण नहीं। कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है, और सत्य ही भक्ति है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। जो व्यक्ति सत्य के लिए अड्डा है, उसके साथ परमात्मा खड़ा है। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, निकलेगा जरूर रास्ता, सब कुछ मिलेगा। जब आप किस्मत से ज्यादा मेहनत पर विश्वास रखोगे, कभी किसी की खुशी के लिए कुछ करके देखना अच्छा लगेगा। खुद के ऊपर विश्वास रखो, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी दूसरों की होगी और समय आपका। जिसका मन का भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, और विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा वो ये दुनिया सिखा देगी। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती हैं, ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती है। प्रसन्नता वह औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो। कल जो जोगे उसे उम्मीद कहते हैं। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। दूसरों का आकलन तभी करें जब आप स्वयं परिपूर्ण हो। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी की खुशी का कारण बनना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जीवन में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। माफ बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना मत करो। सूर्य और चंद्रमा एक साथ कभी चमक नहीं सकते, वे भी अपने समय के लिए प्रतीक्षा करते हैं। जो हारने के लिए तैयार हो उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यह एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। किसी को खुश देखकर यदि आप खुश होते हैं तो यकीनन आप एक खूबसूरत इंसान हैं। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम, और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है।
हर कोई इस बात से अनजान है कि वो खुद कितना कीमती है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। मेहनत विकल्प नहीं, प्राथमिकता होनी चाहिए। आप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि आप व्यर्थ हैं। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। बहादुर बनो, जोखिम उठाओ। अनुभव का स्थान कोई नहीं ले सकता। उपलब्धि मिलते ही अंकहर होना तय है। श्रेष्ठ वही है जो अहंकार को अपने काबू में रखे। इंसान की आदत है, नहीं मिले तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कदर नहीं करता। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, वक्त जरूर बदलता है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बद्धा कोई शिक्षक नहीं। बहुत समय पहले की बात है, हिंदुस्तान के एक सोने की खान वाले प्रांत में, जिसका नाम धनपुर था, जहां साहस और जादू की कहानियां आम बात थीं। वहां के राजा स्वप्निल को एक रात एक बड़ा अजीब सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक जादुई परी उन्हें अपने स्वप्न लोक में ले जा रही है। परी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य के पश्चिम में एक अद्भुत उद्यान है, जहां एक जीवन दायिनी झील है। उस झील के जल से तुम्हारी प्रजा के सभी दुख दर्द दूर हो सकते हैं। लेकिन वहां एक दुष्ट चुड़ैल भी रहती है, जिसने उस झील को अपना बंधक बना रखा है। राजा स्वप्निल सुबह उठे तो उन्हें अपने सपने का पूरा विवरण याद था। वह उस जादुई उद्यान की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने अपने कई बहादुर सैनिकों को साथ लिया और पश्चिम की ओर चल पड़े। उन्होंने दिन रात एक कर दिया और कई तरह की बाधाओं का सामना किया। घने जंगलों से गुजरे, ऊंचे पहाड़ों को पार किया और कई चालाक जानवरों से अपनी रक्षा की। आखिरकार वे एक बहुत ही सुंदर उद्यान में पहुंचे, जहां विविध रंगों के फूल खिले हुए थे और तालाब का पानी नीला और साफ था। लेकिन जल्दी ही उन्होंने तालाब की रक्षा करती चुड़ैल को देखा, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह थीं। उसने राजा और उनके सैनिकों पर हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा स्वप्निल और उनके सैनिकों ने चुड़ैल को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति और साहस का प्रयोग किया। लड़ाई में चुड़ैल के हाथ से एक जादुई हार गिरा, जिसे उठाकर राजा ने तालाब के पानी में डाल दिया। उसी क्षण से पूरे तालाब में जैसे जीवन की नई लहर दौड़ गई। उस जल से सिर्फ प्रजा ही नहीं, बल्कि पूरा राज्य प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। और यह कहानी आज भी धनपुर के लोगों के दिलों में जीवित है। कैसे उनका प्रिय राजा स्वप्निल ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य को नया जीवन देने वाला जल प्रदान किया। एक समय की बात है, समरकंद नाम के शहर में एक आलीशान महल था, जिसमें रहती थी एक राजकुमारी, जिसका नाम जरीना था। वह अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। उनके पिता राजा बहराम ने राज्य के सभी योग्य राजकुमारों को निमंत्रण भेजा कि जो कोई भी उनकी बेटी की पहेलियां सुलझा लेगा, वही उनका दूल्हा बन सकता है। कई राजकुमार आए और गए, पर कोई भी जरीना की पहेलियों के जवाब नहीं दे पाया। तभी एक दिन शहर में आया एक नौजवान, जिसका नाम फरहाद था। फरहाद ने सभी पहेलियों के जवाब दिए और जरीना का दिल जीत लिया। राजा बहराम ने वादे के मुताबिक शादी की घोषणा कर दी। लेकिन पहेलियों का हल करने के बाद एक और मोड़ आया। जरीना की एक चाची थी, जो दरअसल एक जादूगरनी थी, और उसने फरहाद को एक नई चुनौती दी। उसे एक असंभव खजाने की खोज करनी थी, जो जरीना का हाथ पाने की सच्ची परीक्षा थी। इस खजाने की तलाश में फरहाद ने राज्य भर की यात्रा की। उसने राक्षसों से लड़ा, जादुई जीवों का सामना किया और छिपे हुए खजाने की खोज में समुद्री डाकुओं के झांसे से भी बचा। आखिरकार एक परी ने उसे रहस्य का हल बताया। वास्तविक खजाना तो तुम्हारी निष्ठा और प्रेम है, जो जरीना के हृदय को छू लेगा। जब फरहाद वापस लौटा, उसने अपनी सभी कठिनाइयों और यात्रा के अनुभवों को राजकुमारी के सामने रखा। जरीना और राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए, और राजकुमारी ने आखिरकार फरहाद को अपना दिल दे दिया। जादूगरनी चाची को उनकी नेक इरादों का एहसास हुआ और उसने अपना मंत्र मोड़ दिया। राजकुमारी जरीना और फरहाद की शादी धूमधाम से हुई, और इस प्रेम कहानी को समरकंद का हर घर में गाया जाता है। वे हमेशा खुशी खुशी रहे, और उनके प्रेम की कहानी आज भी आलीशान महल की चमकती दीवारों में सुनाई देती है।
गांव के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में रिया अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहती थी। रिया का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके दिल में एक अनदेखी चाहत थी जिसे उसने कभी किसी से नहीं बताया। वह अक्सर अपने सपनों में एक की कल्पना करती थी जो उसकी जिंदगी को रंगीन बना सके। कस्बे में एक नया चेहरा आया, राहुल। राहुल एक फोटोग्राफर था जो प्राकृतिक तस्वीरें खींचने के लिए शहर से आया था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो रिया को उसकी ओर आकर्षित करती थी। एक दिन जब रिया नदी के किनारे बैठी थी, राहुल वहां तस्वीरें खींच रहा था। अचानक उसकी नजर रिया पर पड़ी और उसने इस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर लिया। उनकी पहली मुलाकात थोड़ी अजीब थी, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो गई। रिया और राहुल की बातचीत में एक अनोखी सहजता थी जो उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई। उनकी प्रेम की शुरुआत कुछ ऐसे हुई जैसे दो अनजान राहें एक दूसरे से मिल गई हों। एक दिन राहुल ने रिया को एक पुराने पुल पर बुलाया जहां से नदी का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। उन्होंने कहा, रिया, मैं तुम्हें इस खूबसूरत दृश्य के पीछे की कहानी बताना चाहता हूं। रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह भी एक कहानी है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, यह एक प्रेम कहानी है। रिया और राहुल की यह मुलाकात उनकी को एक नया मोड़ दे गई। राहुल ने रिया से कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे यह एहसास कराता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। रिया का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने अपने भावों को छुपाते हुए कहा, यह जगह सच में बहुत खूबसूरत है। उनकी कहानी में हर दिन एक नया रोमांच था। राहुल के कैमरे की नजर से रिया ने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उन्होंने साथ में कई खूबसूरत जगहों की सैर की जो उनकी को और भी खास बना देती थी। एक बार जब वे एक घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे, राहुल ने रिया से कहा, यह जंगल हमारी कहानी की तरह है, रहस्यमय और अद्भुत। समय के साथ रिया और राहुल का रिश्ता गहरा होता गया। उनके बीच की केमिस्ट्री और समझ ने उनकी को और भी अद्भुत बना दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसे सफर के रूप में जिया जो प्रेम और विश्वास से भरा था। उनकी यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्रेम एक यात्रा है जो हमेशा खूबसूरत अनुभवों से भरी होती है। रिया और राहुल ने अपने रिश्ते को कभी भी एक साधारण कहानी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक खूबसूरत सफर की तरह जिया। उनकी बात ने यह साबित कर दिया कि जब दो दिल मिलते हैं तो वे एक ऐसा सफर शुरू करते हैं जो जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। रिया और राहुल की कहानी ने यह दिखाया कि प्यार का सफर कभी भी खत्म नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है जो जीवन को और भी खूबसूरत बनाती है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है और सपनों को हकीकत में बदल सकता है। रिया और राहुल ने अपने रिश्ते को कभी भी एक कहानी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक खूबसूरत सफर की तरह जिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मोहन ने हमेशा उनकी बात मानी और अपने जीवन में सच्चाई को सबसे महत्वपूर्ण माना। उसकी यह कहानी में से एक है। मोहन का गांव बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और गांव में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के मुख्य मंदिर में से एक कीमती मूर्ति चोरी हो गई। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। गांव के मुखिया ने सभी लोगों को एकत्रित किया और कहा, हमें यह मूर्ति वापस चाहिए। जो भी इसे ढूंढेगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। मोहन ने सोचा कि उसे इस मामले में मदद करनी चाहिए और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मूर्ति की खोज शुरू कर दी। यह में से एक का मुख्य भाग है। मोहन और उसके दोस्त गांव के हर कोने में मूर्ति की तलाश करने लगे। उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन मूर्ति का कोई सुराग नहीं मिला। एक दिन मोहन को एक अजीब आदमी दिखाई दिया जो गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर कुछ छिपा रहा था। मोहन ने ध्यान से देखा और पाया कि वह आदमी वही चोर था जिसने मंदिर की मूर्ति चुराई थी। मोहन ने बिना किसी डर के उस आदमी का पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।
उसने गांव के मुखिया को बुलाया और चोर को उनके हवाले कर दिया। मुखिया और गांव के लोग मोहन की बहादुरी की तारीफ करने लगे और उसे इनाम दिया। यह के आदर्शों को दर्शाता है। मोहन की इस बहादुरी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक थी। गांव के लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। मोहन ने अपनी इस सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसने उन्हें सच्चाई और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताया। यह का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मोहन ने बच्चों को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। बच्चों ने मोहन से बहुत कुछ सीखा और वे भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। यह के आदर्शों को दर्शाता है। मोहन की सच्चाई और ईमानदारी की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राज्य के राजा ने मोहन को अपने महल में बुलाया। राजा ने मोहन से कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के लोगों को भी सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाओ। यह के आदर्शों को दर्शाता है। मोहन ने राजा की बात मान ली और उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू किया। उसने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया। राज्य के लोग मोहन की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना शुरू कर दिया। यह के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहन की इस यात्रा के दौरान उसने एक छोटे से गांव में एक बच्चा देखा जो बहुत ही दुखी लग रहा था। मोहन ने बच्चे से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? बच्चे ने कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मेरे पिता बहुत बीमार हैं और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। मोहन ने अर्जुन की बात सुनी और उसे दिलासा दी। उसने सोचा कि कैसे वह अर्जुन और उसके परिवार की मदद कर सकता है। मोहन ने अपने पास की कुछ बचत अर्जुन को दी और उसे सिखाया कि कैसे वह अपने खेत में मेहनत करके अच्छा पैसा कमा सकता है। यह का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोहन ने अर्जुन के साथ मिलकर उसके खेत की देखभाल शुरू की। उन्होंने खेत में नई फसलें उगाईं और उन्हें बाजार में बेचा। धीरे धीरे अर्जुन की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसके पिता का इलाज भी हो गया। अर्जुन और उसका परिवार मोहन का धन्यवाद करने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। यह का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मोहन की सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक पार किया। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव और राज्य के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की। मोहन की यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत हमेशा फल देती है और हमें हमेशा इनके मार्ग पर चलना चाहिए। यह एक शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है, जिसमें बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाया गया है। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम गोकुल था। गोकुल बहुत ही मेहनती और समर्पित लड़का था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। गोकुल ने हमेशा उनकी बात मानी और अपने जीवन में मेहनत को सबसे महत्वपूर्ण माना। गोकुल का गांव बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और गांव में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा कृषि मेला लगा। मेले में कई प्रकार के खेल, खाने के स्टॉल और कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी थी। गोकुल भी मेले में गया और उसने बहुत मजे किए। मेले के दौरान गोकुल ने एक विशेष प्रतियोगिता देखी, जिसमें किसानों को अपनी सबसे अच्छी फसल दिखानी थी। प्रतियोगिता बहुत ही कठिन थी और इसमें बहुत सारे किसान भाग ले रहे थे। गोकुल ने सोचा कि उसे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और उसने अपनी फसल की तैयारी शुरू कर दी। गोकुल ने अपनी फसल की बहुत अच्छी देखभाल की।
उसने अपने खेत में हर दिन काम किया और फसल को पानी दिया। प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया और फसल की सुरक्षा के लिए जाल लगाए। गोकुल की मेहनत और समर्पण ने उसे बहुत खुश किया। कुछ ही महीनों में गोकुल की फसल बहुत ही सुंदर और हरी भरी हो गई। उसने अपनी फसल को प्रतियोगिता में दिखाने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता के दिन गोकुल ने अपनी फसल को अच्छे से सजाया और प्रतियोगिता में भाग लिया। जजों ने उसकी फसल को देखा और उसकी मेहनत की तारीफ की। अंत में गोकुल ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और उसे एक बड़ा इनाम मिला। गोकुल की इस सफलता की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक थी। गांव के लोग उसकी मेहनत और समर्पण की तारीफ करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। गोकुल ने अपनी इस सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसने उन्हें मेहनत और समर्पण के महत्व के बारे में बताया। गोकुल ने बच्चों को सिखाया कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपनी मेहनत और समर्पण से प्रतियोगिता में जीत हासिल की। बच्चों ने गोकुल से बहुत कुछ सीखा और वे भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। गोकुल की मेहनत और समर्पण की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राज्य के राजा ने गोकुल को अपने महल में बुलाया। राजा ने गोकुल से कहा, तुम्हारी मेहनत और समर्पण की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के किसानों को भी मेहनत और समर्पण का महत्व सिखाओ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनके नाम थे राम और श्याम। राम और श्याम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे। उनकी यह कहानी में से एक है। राम और श्याम का गांव बहुत ही शांतिपूर्ण और खुशहाल था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और गांव में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में कई प्रकार के खेल, खाने के स्टॉल और मनोरंजन के कार्यक्रम थे। राम और श्याम भी मेले में गए और उन्होंने बहुत मजे किए। मेले के दौरान राम और श्याम ने एक विशेष खेल खेला, जिसमें उन्हें एक कठिन रास्ते को पार करके एक विशेष इनाम जीतना था। खेल बहुत ही मुश्किल था और रास्ता बहुत ही खतरनाक था, लेकिन राम और श्याम ने एक दूसरे का हाथ थामकर खेल खेला और अंत में उन्होंने इनाम जीत लिया। राम और श्याम की यह दोस्ती बहुत ही मजबूत थी। मेले के बाद वे घर लौट आए और उन्होंने अपने दोस्तों को अपनी जीत की कहानी सुनाई। गांव के लोग उनकी बहादुरी और दोस्ती की तारीफ करने लगे और उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। राम और श्याम ने अपनी इस सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने उन्हें दोस्ती और सहयोग के महत्व के बारे में बताया। राम और श्याम ने बच्चों को सिखाया कि दोस्ती और विश्वास से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने अपने दोस्ती और सहयोग से कठिन रास्ते को पार किया और इनाम जीता। बच्चों ने राम और श्याम से बहुत कुछ सीखा और वे भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। राम और श्याम की दोस्ती की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राज्य के राजा ने राम और श्याम को अपने महल में बुलाया। राजा ने उनसे कहा, तुम्हारी दोस्ती और सहयोग की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के लोगों को भी दोस्ती और सहयोग का महत्व सिखाओ। राम और श्याम ने राजा की बात मान ली और उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को दोस्ती और सहयोग के महत्व के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया। राज्य के लोग राम और श्याम की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में दोस्ती और सहयोग को अपनाना शुरू कर दिया। राम और श्याम की इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक छोटे से गांव में एक बच्चा देखा जो बहुत ही दुखी लग रहा था। राम ने बच्चे से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? बच्चे ने कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मेरे पिता बहुत बीमार हैं और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। राम और श्याम ने अर्जुन की बात सुनी और उसे दिलासा दी। उन्होंने सोचा
कि कैसे वे अर्जुन और उसके परिवार की मदद कर सकते हैं। राम और श्याम ने अपने पास की कुछ बचत अर्जुन को दी और उसे सिखाया कि कैसे वह अपने खेत में मेहनत करके अच्छा पैसा कमा सकता है। राम और श्याम ने अर्जुन के साथ मिलकर उसके खेत की देखभाल शुरू की। उन्होंने खेत में नई फसलें उगाईं और उन्हें बाजार में बेचा। धीरे धीरे अर्जुन की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसके पिता का इलाज भी हो गया। अर्जुन और उसका परिवार राम और श्याम का धन्यवाद करने लगे और उनकी तारीफ करने लगे। राम और श्याम की दोस्ती, ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें महान व्यक्ति बना दिया। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपनी दोस्ती और सहयोग के साथ सफलतापूर्वक पार किया। उनकी कहानी ने न केवल उनके गांव और राज्य के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की। राम और श्याम की यह कहानी सिखाती है कि दोस्ती, सहयोग और मेहनत हमेशा फल देती है और हमें हमेशा इनके मार्ग पर चलना चाहिए। यह एक शिक्षाप्रद और जिसमें बच्चों को दोस्ती, सहयोग और मेहनत का महत्व समझाया गया है। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और चतुर व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारा जमीन था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अपनी फसलों की उपज को बढ़ा सके। एक दिन रामू को अपने खेत में काम करते हुए एक अजीब सी छोटी सी बोतल मिली। उसने बोतल को उठाया और देखा कि उसमें कुछ बीज थे। रामू ने सोचा कि यह साधारण बीज नहीं हो सकते। उसने बोतल को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें एक छोटा सा नोट भी था। नोट में लिखा था, ये जादुई बीज हैं, इन्हें सावधानी से बोना और देखना कि क्या होता है। यह पढ़कर रामू बहुत उत्साहित हुआ और उसने सोचा कि रामू ने अपने खेत में उन जादुई बीजों को बो दिया। उसने बीजों को अच्छी तरह से पानी दिया और उनकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में बीजों से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। रामू ने इन पौधों की बहुत अच्छी देखभाल की और जल्द ही वे पौधे बड़े और हरे भरे हो गए। रामू की मेहनत और चतुराई ने उसे बहुत खुश किया। कुछ ही महीनों में रामू के खेत में अद्भुत फसलें उगाईं। ये फसलें बहुत ही बड़ी और सुंदर थीं और उन्होंने रामू के खेत को एक अद्भुत रूप दिया। गांव के लोग रामू के खेत को देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने उसकी तारीफ की। रामू ने अपनी फसलों को बाजार में बेचा और बहुत सारा पैसा कमाया। रामू की यह सफलता गांव में चर्चा का विषय बन गई। सभी लोग जानना चाहते थे कि कैसे उसने इतनी अद्भुत फसलें उगाईं। रामू ने गांव के लोगों को अपने जादुई बीजों के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे भी अपने खेतों में अच्छी फसलें उगा सकते हैं। रामू की चतुराई और मेहनत ने उसे गांव में एक आदर्श बना दिया। रामू ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसने उन्हें खेती के बारे में सिखाया। उसने बच्चों को सिखाया कि मेहनत और चतुराई से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। बच्चों ने रामू से बहुत कुछ सीखा और वे भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। रामू की सफलता की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राज्य के राजा ने रामू को अपने महल में बुलाया। राजा ने रामू से कहा, तुम्हारी मेहनत और चतुराई की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य के किसानों को भी सिखाओ कि कैसे वे अपनी फसलों की उपज को बढ़ा सकते हैं। रामू ने राजा की बात मान ली और उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू किया। उसने किसानों को सिखाया कि कैसे वे अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं और अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। राज्य के किसान रामू की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया। रामू की इस यात्रा के दौरान उसने एक छोटे से गांव में एक किसान देखा जो बहुत ही दुखी लग रहा था। रामू ने किसान से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने कहा, मेरा नाम मोहन है। मेरे खेत में फसलें अच्छी नहीं उग रही हैं और मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कई तरीकों को आजमाया है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा। रामू ने मोहन की बात सुनी और उसे दिलासा दी। उसने सोचा कि कैसे वह मोहन की मदद कर सकता है। रामू ने अपने पास की जादुई बीजों से कुछ बीज मोहन को दिए और उसे सिखाया
कि कैसे वह अपने खेत में इन बीजों को बो सकता है और उनकी देखभाल कर सकता है। रामू ने मोहन के साथ मिलकर उसके खेत की देखभाल शुरू की। उन्होंने खेत में नई फसलें उगाईं और उन्हें बाजार में बेचा। धीरे धीरे मोहन की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और वह बहुत खुश हुआ। मोहन और उसका परिवार रामू का धन्यवाद करने लगा और उसकी तारीफ करने लगा। रामू की मेहनत, चतुराई और सच्चाई ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपनी मेहनत और चतुराई के साथ सफलतापूर्वक पार किया। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव और राज्य के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की। रामू की यह कहानी सिखाती है कि मेहनत, चतुराई और सच्चाई हमेशा फल देती है और हमें हमेशा इनके मार्ग पर चलना चाहिए। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा के माता पिता किसान थे और वे अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करते थे। राधा बहुत ही संवेदनशील और कल्पनाशील थी। उसे कविताएं लिखने का शौक था और वह अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती थी। उसकी कविताएं इतनी सुंदर और प्रभावशाली थीं कि गांव के लोग उसे की रानी कहते थे। राधा के सपनों की दुनिया बहुत बड़ी थी। वह चाहती थी कि उसकी कविताएं पूरे देश में पढ़ी जाएं और लोग उसकी कविताओं से प्रेरणा लें। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं थीं कि वह अपनी कविताओं को छपवा सके या उन्हें बड़े मंच पर प्रस्तुत कर सके। फिर भी राधा ने हार नहीं मानी और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष जारी रखा। गांव के स्कूल में एक सालाना कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई। राधा ने उसमें भाग लिया और अपनी कविता सपनों की उड़ान प्रस्तुत की। उसकी कविता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और उसे प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त हुआ। यह उसकी की पहली बड़ी सफलता थी। उसके शिक्षक और गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव में एक बड़े साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के कई बड़े कवि और लेखक शामिल हुए। राधा ने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा और अपनी कविताओं को वहां प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सबसे प्रिय कविता आशाओं की किरण प्रस्तुत की। उसकी कविता ने सभी को प्रभावित किया और उसे बहुत सारे प्रशंसा पत्र और पुरस्कार मिले। यह उसकी के सफर में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। राधा की कविताएं अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थीं। उसकी कविताएं शहर के बड़े बड़े साहित्यिक मंचों पर भी पढ़ी जाने लगीं। उसकी ने सभी को प्रेरित किया और उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता दिलाई। लेकिन उसकी कहानी यहां समाप्त नहीं होती। राधा ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपनी कविताओं में सामाजिक मुद्दों को उठाना शुरू किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उसकी कविताएं अब सिर्फ सुंदर शब्दों का मेल नहीं थीं, बल्कि वे समाज में बदलाव लाने का एक माध्यम बन गई थीं। उसकी अब एक आंदोलन बन चुकी थी। राधा की कविताएं अब किताबों में छपने लगीं और उसे साहित्यिक मंचों पर आमंत्रित किया जाने लगा। उसने अपनी मेहनत और समर्पण से साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे और अपने सपनों के लिए संघर्ष करे, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। उसकी अब हर घर में पढ़ी जाने लगी और वह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। राधा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। उसकी ने न केवल उसे सफलता दिलाई, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक माध्यम भी बनी। उसकी कहानी ने सभी को प्रेरित किया और साबित कर दिया कि सच्चे सपनों और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस तरह राधा ने अपनी कविताओं के माध्यम से न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि समाज में एक नई जागरूकता भी फैलाई। उसकी अब सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी और उसने साबित कर दिया कि कविताओं की ताकत से दुनिया को बदला जा सकता है। उसकी कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्चे सपनों और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और यह कि दुनिया में कोई भी नाम कमा सकता है, बशर्ते वह अपने सपनों के लिए सच्चे दिल से मेहनत करे। सुबह की सुनहरी धूप में नन्हा गौरव अपने बगीचे में तितलियों के साथ खेल रहा था, जैसे वह किसी अद्भुत में जी रहा हो।
उसके चेहरे पर मासूमियत और उल्लास की झलक थी। वह सपनों की दुनिया का अन्वेषण कर रहा था। गौरव की दुनिया मस्ती और जिज्ञासा से भरी हुई थी। एक दिन उसने सोचा, क्या तितलियां भी सपने देखती हैं? यह विचार उसके मन में उत्सुकता और प्रेरणा का नया स्रोत बन गया। उसने अपने दोस्त रिया को इस रहस्य का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। बच्चों की कहानियां उनके जिज्ञासु मन की खिड़कियां खोलती हैं, जिससे वे हिंदी में जैसी कहानियों के माध्यम से अनदेखे संसारों की यात्रा पर निकलते हैं और ज्ञान का आलिंगन करते हैं। इन कहानियों का बच्चों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव होता है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि शिक्षा और संस्कारों के समायोजन का महत्वपूर्ण माध्यम है। जैसे ही बच्चे कहानियों की दुनिया में प्रवेश करते हैं, खासकर के माध्यम से उनके अंदर कल्पना शक्ति एवं संवेदनशीलता को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। साथ ही ये कहानियां नैतिक मूल्यों का संवहन करती हैं, जिससे बच्चों की पहचान मजबूत आधार पाती है। जब एक बच्चा कहानी सुनता है तो वह अच्छे बुरे के बीच फर्क को समझ पाता है और अपने सोचने की क्षमता को विस्तारित करता है। अतः बच्चों की कहानियों का महत्व असीमित है। ये उनकी सोच को नवजीवन देती हैं, उनके चरित्र निर्माण में सहायक होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को सहजता से समझने में मदद करती हैं। इस ज्ञान के आलोक में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम बच्चों को ऐसी समृद्ध कहानियों से परिचित कराएं जो उनकी कल्पनाशीलता को पंख दें और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करें। शिक्षाप्रद कहानियां बच्चों को प्रेरित करती हैं। वे बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। इन कहानियों में छुपी शिक्षाएं बच्चों को नैतिकता और सद्गुणों की पहचान कराती हैं। उनके माध्यम से बच्चे अच्छी आदतों को अपनाते हैं, जिनसे वे अपने व्यक्तित्व का श्रेष्ठ विकास कर सकते हैं। शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से बच्चों में साहस और सच्चाई की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। यह कहानियां बच्चों को यह एहसास कराती हैं कि कठिनाई और चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। वे समझते हैं कि प्रत्येक कठिनाई का सामना करने के बाद एक नए अवसर या अनुभव की प्राप्ति होती है, जो उन्हें जीवन के लिए तैयार करता है। चाणक्य नीति में एक प्रसिद्ध सूक्ति है, अति ईमानदारी से बचें, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें बेईमानी का रास्ता अपनाना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हर स्थिति में चतुराई और व्यवहारिकता का प्रयोग जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि जीवन एक जंगल की तरह है, जहां हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप व्यवसाय में हैं और हर सौदे में पूरी तरह पारदर्शी रहते हैं, तो प्रतिस्पर्धी आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि नैतिकता को बनाए रखते हुए भी हमें अपनी रक्षा के लिए चालाकी दिखानी चाहिए। यह सिद्धांत आज के कॉरपोरेट जगत और व्यक्तिगत संबंधों में भी उतना ही उपयोगी है। चाणक्य का मानना था कि कोई भी लक्ष्य बिना ठोस योजना के हासिल नहीं किया जा सकता। चाणक्य नीति में रणनीति को जीवन का आधार माना गया है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने का संकल्प लिया, तो उन्होंने हर कदम को सोच समझकर और सावधानी से उठाया। नंद वंश के खिलाफ उनकी चालें इतनी सुनियोजित थीं कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगी। आज के समय में चाहे आप एक उद्यमी हो, छात्र हो या नौकरी पेशा, यह सिद्धांत आपको सिखाता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना और उसे लागू करना कितना जरूरी है। चाणक्य नीति के इस सिद्धांत को अपनाकर हम अपने जीवन में अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। चाणक्य नीति का एक मूल सिद्धांत है कि लोगों को उनकी प्रकृति और व्यवहार से समझा जाए। चाणक्य कहते थे, मित्र और शत्रु दोनों को पहचानना जरूरी है। उन्होंने अपने जीवन में इस सिद्धांत का प्रयोग बार बार किया। उदाहरण के लिए, उन्होंने चंद्रगुप्त के सहयोगियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर चुना और दुश्मनों की कमजोरियों को उनके खिलाफ हथियार बनाया। आज के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों को समझने के लिए समय देना चाहिए। यह हमें धोखे से बचाता है और सही निर्णय लेने में मदद करता है। चाणक्य नीति में धैर्य को एक शक्तिशाली गुण बताया गया है। चाणक्य कहते थे,
सही समय पर किया गया कार्य ही सफलता लाता है। जब वे नंद वंश के खिलाफ अपनी योजना बना रहे थे तो उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। वे सही मौके का इंतजार करते रहे और जब समय आया तो उन्होंने पूरी ताकत से प्रहार किया। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, चाहे वह नौकरी में तरक्की हो, कोई निवेश हो या व्यक्तिगत संबंध। धैर्य और सही समय का चयन हमें आगे ले जाता है। चाणक्य नीति में शिक्षा को सबसे बड़ा धन और हथियार माना गया है। चाणक्य का कहना था, ज्ञान वह शक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होती। वे स्वयं एक महान शिक्षक थे और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से जुड़े थे। उनकी चाणक्य नीति हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी बंद नहीं करना चाहिए। आज के युग में जहां तकनीक और जानकारी तेजी से बदल रही है, यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि हमें समाज में सम्मान भी दिलाती है। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। चाणक्य ने अपनी रणनीतियों को कभी भी खुलेआम साझा नहीं किया। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनकी गोपनीयता थी। आज के समय में चाहे आप व्यवसाय में हो या व्यक्तिगत जीवन में, यह सिद्धांत उतना ही उपयोगी है। यदि आप अपनी योजना सबके सामने खोल देते हैं तो प्रतिद्वंद्वी इसका फायदा उठा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सावधानी और गोपनीयता सफलता की कुंजी है। संसाधनों का समझदारी से उपयोग। चाणक्य नीति में धन, समय और शक्ति के सही उपयोग पर जोर दिया गया है। चाणक्य कहते थे, जो अपने संसाधनों का दुरुपयोग करता है वह असफलता को न्योता देता है। उन्होंने चंद्रगुप्त के राज्य को मजबूत करने के लिए हर संसाधन का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया। आज के जीवन में भी यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने पैसे, समय और ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह हमें अनुशासित और लक्ष्य केंद्रित बनाता है। 8. शत्रु को कभी कम न आंकें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अपने दुश्मन की ताकत को हमेशा पहचानें। चाणक्य ने नंद वंश को कभी हल्के में नहीं लिया। उन्होंने उनकी शक्ति का आकलन किया और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, चाहे वह कार्यस्थल पर हो या व्यक्तिगत जीवन में। यह सावधानी हमें अप्रत्याशित नुकसान से बचाती है। 9. स्वयं पर अटूट विश्वास रखें। चाणक्य नीति का यह सिद्धांत कहता है कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। चाणक्य ने अपनी बुद्धि और विशाल सागर की गोद में था एक द्वीप, सबसे अलग, सबसे अनूप। नाम था उसका स्वप्निल द्वीप, जैसे कोई सपना या कोई रूप। उस द्वीप पर बसती थी एक सभ्यता अत्यंत प्राचीन, जहां की प्रत्येक चीज थी जीवंत और हर रीत अनदेखी, अगणित। द्वीप पर था एक महल, नीला आसमान छूता, जहां राजकुमारी निर्मिति रहती थी, सबके दिल को मोहता। किंतु राजकुमारी अकेली थी, मन ही मन ढूंढती किसी मित्र को जो समझ सके उसकी मौन संकेतों को। चाहती थी वह उस बंधन को। किस्से थे अनेक कि कैसे उस महल की दीवारें बोलती हैं। समुद्र की लहरों के संगीत से ही उसके द्वार पर यह ध्वनि डोलती है। राजकुमारी ने एक दिन तरंग में एक संदेश बंधा। कहानियां सुनाने वाला आए जो दिल की गहराइयों में तरंग हो संधा। यह संदेश पहुंचा दूर देश में, एक यात्री राहुल के पास, जो था साहसी, कला का कीड़ा और कहानियों में था खास। राहुल ने निर्णायक निश्चय किया, जाने का स्वप्निल द्वीप ढूंढने। निर्मिति राजकुमारी के महल की ओर चल पड़ा सपने बुनने। समुद्र पार कर और तूफानों से लड़ पहुंचा वह स्वप्निल किनारे, जहां मिली उसे निर्मिति और लगा ये मिलन सब विधियां संवारे। राहुल ने सुनाई कहानियां जिनमें थी उम्मीद और प्रेम की बातें। निर्मिति की आंखों में दिखी दुनिया की अनगिनत सोनहली रातें। स्वप्निल द्वीप के लोग सारे गवाह बने इस नई दोस्ती के। कहानी उन्होंने सुनी जिसमें बसी थी संगीत और कला की मस्ती के। ये गाथा बनी प्रेम और साझेदारी की मिसाल। स्वप्निल द्वीप और उसकी राजकुमारी निर्मिति बनी किस्से का केंद्राल। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर के गांव में, मानवपुर नाम के एक छोटे से गांव में, एक साधारण किसान गोपाल रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही सामान्य थी। खेती, परिवार और गांव के अपने छोटे से जीवन में खुश था। लेकिन गोपाल को हमेशा यह चिंता सताती रहती
कि वह अपने परिवार को और अधिक सुख सुविधा कैसे प्रदान कर सके। एक दिन खेत में काम करते समय गोपाल को एक पुराना कलश मिला। वह कलश सोने का बना हुआ था और उसमें अद्भुत नक्काशी की गई थी। गोपाल ने जब उस कलश को खोला तो उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, तुमने मुझे सदियों के बंधन से मुक्त किया है, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। गोपाल चकित था, लेकिन उसने सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगी। पहली, अपने खेतों के लिए पर्याप्त वर्षा। दूसरी, गांव के लिए बीमारियों से मुक्ति। और तीसरी, हर गांव वाले के लिए सुख और समृद्धि। जिन्न ने उसकी इच्छाओं को पूरा किया। जल्द ही गांव बदलने लगा। खेत हरे भरे हो गए, गांव के लोग खुशहाल और स्वस्थ हो गए। पर धीरे धीरे गांव वालों में लालच और ईर्ष्या बढ़ने लगी। वे गोपाल से जादुई कलश मांगने लगे। गोपाल को डर था कि कलश के गलत उपयोग से गांवों में अशांति फैल जाएगी। एक रात उसने सपने में अपने पूर्वजों से संदेश प्राप्त किया कि सच्ची समृद्धि साझा करने से मिलती है, न कि छीनने से। गोपाल ने निश्चय किया कि वह कलश को पुनः जमीन में दबा देगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास जो कुछ भी है उससे हमें खुश रहना चाहिए। लालच में हम अपनी छोटी सी दुनिया को नहीं खो सकते। यह कहकर गोपाल ने कलश को वहीं दबा दिया जहां से उसे मिला था। गांव वाले मान गए और अपने जीवन में खुश रहने लगे। उस दिन के बाद से मानवपुर गांव मिसाल बन गया, जहां सभी अपने सुख दुख आपस में बांटते हैं और एक दूसरे के सच्चे साथी बने। कलश की कहानी सदियों तक गूंजती रही और गोपाल का नाम उस ज्ञानी पुरुष के रूप में सदा जीवित रहा, जिसने समृद्धि की चाह में संयम और समझदारी दिखाई। और यही कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची धन संपदा उसी में है जिसे एक साथ मिलकर साझा किया जा सके और जो सबको एक साथ खुशियां प्रदान करे। यह कहानी न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि संयम और पारस्परिक सामंजस्य वास्तविक समृद्धि के आधार हैं। महाभारत के महान पात्र विदुर अपनी नीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। विदुर नीति जीवन के गहरे सत्य और मानव स्वभाव की कमियों को उजागर करती है। विदुर ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल कौरवों को सही राह दिखाने की कोशिश की, बल्कि हमें भी वो सबक दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। विदुर नीति में ऐसी 5 आदतों का जिक्र है जो इंसान को महामूर्ख बनाती हैं। अगर आप इनसे दूरी नहीं बनाते तो जीवन में सम्मान, सफलता और शांति से वंचित रह सकते हैं। आइए जानते हैं विदुर नीति की इन 5 आदतों के बारे में और समझते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए। पहला, अहंकार, खुद को सबसे श्रेष्ठ समझना। विदुर नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा रहता है वह महामूर्ख होता है। ऐसा इंसान सोचता है कि वह सबसे बेहतर है और दूसरों की सलाह या ज्ञान की जरूरत उसे नहीं। अहंकार उसे सच्चाई से दूर ले जाता है और गलत फैसलों की ओर धकेलता है। जैसे कौरवों ने विदुर की बात न मानकर युद्ध का रास्ता चुना, वैसे ही अहंकारी लोग अपनी बर्बादी खुद बुलाते हैं। बचने का उपाय, विनम्रता अपनाएं, दूसरों की राय सुनें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। 2, क्रोध, बेकाबू भावनाओं का गुलाम बनना। विदुर नीति के अनुसार क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू नहीं रखता वह महामूर्ख कहलाता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। महाभारत में दुर्योधन का क्रोध ही उसके पतन का कारण बना। बचने का उपाय, गहरी सांस लें, शांत रहने की कोशिश करें और क्रोध में कोई निर्णय लेने से बचें। 3, आलस्य, काम को टालने की आदत। विदुर नीति में आलस्य को महामूर्खता का लक्षण बताया गया है। जो लोग मेहनत से जी चुराते हैं और हर काम को कल पर टालते हैं वे कभी सफल नहीं होते। विदुर कहते हैं कि समय का सही उपयोग ही इंसान को महान बनाता है। आलसी लोग अवसर खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। बचने का उपाय, हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने की आदत डालें। 4, जलन, दूसरों की तरक्की से दुखी होना। विदुर नीति कहती है कि जो इंसान दूसरों की सफलता से जलता है वह महामूर्ख है। जलन न केवल मन को अशांत करती है बल्कि इंसान को गलत रास्ते पर भी ले जाती है। दुर्योधन की पांडवों से जलन ने ही महाभारत का युद्ध शुरू किया। जलन करने वाला कभी अपनी प्रगति पर ध्यान नहीं दे पाता। बचने का उपाय, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें
और अपनी मेहनत पर फोकस करें। 5. लालच। कभी न खत्म होने वाली चाहत। विदुर नीति के अनुसार लालच इंसान को महामूर्ख बनाता है। जो व्यक्ति हर चीज हासिल करने की भूख में अंधा हो जाता है, वह सही गलत का फर्क भूल जाता है। लालच ने कौरवों को पांडवों का हक छीनने के लिए उकसाया, जिसका परिणाम विनाश हुआ। लालच से इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। बचने का उपाय: जो आपके पास है उसमें संतोष करें और जरूरत से ज्यादा की चाहत छोड़ें। इन आदतों से दूरी कैसे बनाएं? आत्म जागरूकता, अपनी कमियों को पहचानें और सुधार की कोशिश करें। ध्यान और संयम, रोजाना कुछ पल शांति से बिताएं। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों को दूर करें और अच्छाई अपनाएं। अर्जुन और समीर की साहसिक यात्रा का पहला दिन तो बेहद रोमांचक था, लेकिन यह तो उनकी कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन जब गांव में उनकी कहानी फैल गई, तो और भी बच्चों ने जंगल की खोज में जाने की इच्छा जाहिर की। अर्जुन और समीर ने महसूस किया कि उनकी ने बच्चों को प्रेरित किया है, और इसीलिए उन्होंने अपने अनुभव को और भी विस्तार से साझा करने का निर्णय लिया। अगले रविवार गांव के सभी बच्चे और उनके माता-पिता अर्जुन और समीर के घर पर जमा हुए। सभी ने जंगल की यात्रा के रोमांच और सीख के बारे में सुनने की उत्सुकता दिखाई। अर्जुन ने कहा, जंगल में जाकर हमने न केवल प्रकृति की सुंदरता को देखा, बल्कि वहां की हर चीज से बहुत कुछ सीखा भी। इस पर समीर ने जोड़ा, सच्ची दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों ने यह भी बताया कि जंगल में कई तरह के पौधे और औषधियां पाई जाती हैं, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। अर्जुन ने कहा, हमने देखा कि कैसे एक छोटे से पौधे ने गिरने के बाद भी अपनी जगह बना ली। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस प्रकार की बातें बच्चों को प्रेरित करती हैं और उनकी ने सभी पर गहरा प्रभाव डाला। गांव के बुजुर्गों ने भी अर्जुन और समीर की कहानी को सराहा। उन्होंने बच्चों को बताया कि यह न केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए भी है। बुजुर्गों ने कहा, प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद गांव में एक योजना बनाई गई कि सभी बच्चे महीने में एक बार जंगल की सफाई और रखरखाव के लिए जाएंगे। यह विचार अर्जुन और समीर की किड्स कहानी से प्रेरित था। सभी ने मिलकर यह तय किया कि वे जंगल की रक्षा करेंगे और वहां के प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करेंगे। अर्जुन और समीर की कहानी ने न केवल बच्चों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे गांव को एकजुट किया। उनकी के माध्यम से गांव ने यह सीखा कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। इस प्रयास ने गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह भरा और सभी ने मिलकर एक सुंदर और हरियाली से भरपूर भविष्य की कल्पना की। इस प्रकार की ई का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह बच्चों और बड़ों दोनों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने का एक माध्यम भी है। अर्जुन और समीर की यह कहानी सभी के दिलों में बस गई और उनकी यात्रा और अनुभवों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अंत में अर्जुन और समीर ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखने का निर्णय लिया, ताकि उनकी किड्स कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा, जंगल की खोज और दोस्ती का वादा। यह किताब गांव के सभी बच्चों के बीच खूब लोकप्रिय हुई और सभी ने इसे पढ़कर साहस, सहयोग और प्रकृति के प्रति प्रेम का महत्व समझा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, अर्जुन और समीर। दोनों हमेशा साथ साथ खेलते और पढ़ाई करते। एक दिन उन्होंने एक ऐसा साहसिक कार्य करने का सोचा जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। उन्होंने तय किया कि वे पास के जंगल में एक दिन की यात्रा करेंगे। यह जंगल अपने घने पेड़ों, सुंदर झरनों और जीवंत वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार की बच्चों को हमेशा रोमांचित करती हैं और उन्हें नई चीजें सीखने की प्रेरणा देती हैं। सुबह सुबह दोनों दोस्त अपने अपने बैग में खाने का सामान और पानी की बोतलें भरकर निकल पड़े। उनके मन में जंगल की रोमांचक यात्रा की कल्पना थी। जैसे ही वे जंगल के नजदीक पहुंचे, उन्होंने देखा
कि वहां का वातावरण कितना शांत और सजीव था। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और झरने की मधुर आवाजें उन्हें एक नई दुनिया में खींच ले गईं। ऐसी बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का बेहतरीन तरीका है। जंगल के अंदर जाते ही अर्जुन और समीर की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उन्हें जंगल के रहस्यों के बारे में बताया और आगाह किया कि वे हमेशा साथ रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें। उसके बाद दोनों दोस्त जंगल की गहराइयों में आगे बढ़े। इस प्रकार की किड्स कहानी बच्चों को साहस और समझदारी की शिक्षा देती है। चलते चलते उन्हें एक सुंदर झील मिली। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। झील के किनारे बैठकर उन्होंने अपने साथ लाया खाना खाया और थकान मिटाई। अचानक अर्जुन ने देखा कि झील के दूसरी ओर कुछ चमक रहा था। वह और समीर उत्सुक हो गए और उस ओर चल पड़े। ऐसी बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करती है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। समीर ने उसे पढ़ा और कहा, यहां लिखा है कि जो कोई भी इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। दोनों ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को विश्वास और आस्था की शक्ति का संदेश देती है। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें कई रंग बिरंगे पक्षी और दुर्लभ जानवर देखने को मिले। एक जगह उन्होंने देखा कि एक हिरण एक जाल में फंसा हुआ है। अर्जुन और समीर ने मिलकर उसे जाल से बाहर निकाला। हिरण ने जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त की, उसने अपनी आंखों में कृतज्ञता के साथ दोनों की ओर देखा और जंगल की ओर भाग गया। ऐसी बच्चों को दया और करुणा की शिक्षा देती है। शाम होने लगी थी और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। दोनों दोस्तों ने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए। वापस लौटते समय उन्होंने महसूस किया कि आज की यह यात्रा केवल एक रोमांचक अनुभव नहीं थी, बल्कि यह भी समझाया गया था कि दोस्ती और सहयोग के बल पर कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। इस प्रकार की बच्चों को सच्ची दोस्ती और सहयोग का महत्व समझाती है। गांव लौटकर अर्जुन और समीर ने अपनी इस अद्भुत यात्रा के बारे में सभी को बताया। गांव के बच्चों ने उनसे वादा किया कि वे भी कभी इस जंगल की यात्रा करेंगे। इस तरह अर्जुन और समीर की यह एक प्रेरणा बन गई, जिसने साहस, दोस्ती और प्रकृति के प्रति प्रेम का संदेश फैलाया। अर्जुन और समीर की कहानी बच्चों के लिए एक उदाहरण बन गई कि कैसे एक साधारण सी यात्रा जीवन को मूल्यवान सबक सिखा सकती है। इस तरह की किड्स कहानी बच्चों को जीवन में महत्वपूर्ण गुणों को सीखने का अवसर देती है। उनकी कहानी ने यह साबित किया कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ऐसी कहानियां बच्चों को साहसिकता और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती हैं, जो उनके जीवन में आगे बढ़ने में सहायक होती हैं। जंगल की इस यात्रा में अर्जुन और समीर ने एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे कई छोटे पौधे दबे हुए हैं। उन्होंने देखा कि छोटे पौधे धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। यह देखकर अर्जुन ने कहा, देखो समीर, ये छोटे पौधे कितने हिम्मत वाले हैं। वे गिरने के बावजूद अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समीर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें भी इन पौधों से सीखना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस प्रकार की बच्चों को यह प्रेरणा देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अर्जुन और समीर की इस यात्रा ने उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए, जो उनकी आगे की जिंदगी में बहुत काम आएंगे। एक गांव के गुरु ने सुना कि एक विद्वान नगर में आए हैं। राजा ने दोनों विद्वानों को राज्य में ज्ञान फैलाने का आमंत्रण दिया। विद्वानों ने विज्ञान के उपकरणों से बातचीत और भोजन के बिना जीवन की तकनीक प्रस्तुत की। राजा प्रभावित हुए और उन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर दिया। विद्वानों ने समाज के लिए अद्भुत कार्य किए, ज्ञान और आविष्कारों के माध्यम से समाज की सेवा की। विद्वानों की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का उपयोग
समाज और मानवता की उन्नति के लिए करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे जिन्हें खबर हो गई कि एक अन्य नगर में एक और विद्वान आए हुए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते थे। ये खबर सभी को बहुत पसंद आई और सभी लोग उस नगर में उनसे मिलने के लिए जूझने लगे। इन दो विद्वानों की राज्य को पता चलते ही वहां का राजा उनसे बात करने के लिए अपने दरबार में बुला ले आए। राजा ने दोनों विद्वानों से अपने राज्य में ज्ञान का प्रचार करने का आग्रह किया। दोनों विद्वान ने राजा के आह्वान को स्वीकार किया और उन्होंने राजा के सामने आगे जाकर कहा, आपके सामर्थ्य के लिए हमें गर्व महसूस हो रहा है महाराज। हम आपकी सेवा में हमारा सर्वोच्च कर्तव्य मानने के लिए तत्पर हैं। राजा ने खुशी से भरे होठों से कहा, तुम्हारे सामान्य भाषा में जनता को समझाओ। पहले विद्वान मुस्काते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य के राजा और प्रजा के बीच बातचीत को सुगम बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि तुम कैसे कर सकते हो। ये तो मेरे लिए। दूसरे विद्वान ने मुस्काते हुए कहा, महाराज, हम आपके राज्य के लोगों को सामग्री के बिना खाने का ज्ञान दे सकते हैं। राजा ने बहुत ही आश्चर्यचकितता से कहा, मैं ये सचमुच मानने में सक्षम नहीं हूं। कृपया मुझे बताओ, तुम इस बात को कैसे संभव कर सकते हो। पहले विद्वान ने कहा, महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा की मर्यादा के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह उपकरण हमारे बहुत सारे प्रयोगों को सुलभ बना सकता है और आपके ग्रामीणों के बीच सामर्थ्य का निर्माण कर सकता है। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम खाना खाने की जरूरत के बिना एक ऐसा प्रयोग बना सकते हैं जिससे खाने की जगह नहीं होती है। यह उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यप्रद होगा। यह सब सुनकर राजा बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने दोनों विद्वानों का स्वागत किया और अपने राज्य में इन उपकरणों का प्रचार कार्य करने के लिए उन्हें सौभाग्य दिया। दोनों विद्वान ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में खुशीपूर्वक काम किया और सभी लोग उन्हें प्रमाणित करते थे। इस कहानी से हमें यह सिखाया जाता है कि समय के साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो विद्वानों के उदारता, समर्पण और सेवा भाव की मिसाल हमें ये बताती है कि हमें हमारे ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना चाहिए। लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में नेहा की कहानी शुरू होती है। नेहा एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। एक दिन उसने अपने नए पड़ोसी आर्यन से मुलाकात की। आर्यन एक रहस्यमयी लड़का था जो हाल ही में उनके मोहल्ले में आया था। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द छुपा था जिसने नेहा को उसकी ओर खींचा। नेहा और आर्यन के बीच जल्दी ही दोस्ती होने लगी। आर्यन अक्सर नेहा को अपनी किताबों के बारे में बताता और नेहा को उसकी बातों में गहरी रुचि हो गई। धीरे धीरे आर्यन ने नेहा को अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और अब वह अकेला था। इस ने नेहा के दिल को छू लिया। आर्यन की कहानी सुनकर नेहा ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उसने आर्यन के दर्द को बांटने का फैसला किया। नेहा की मां भी आर्यन को अपना बेटा मानने लगी और उसके लिए घर में एक खास जगह बना दी। यह ने दोनों के जीवन में नया मोड़ लाया। समय के साथ नेहा और आर्यन के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा किए। लेकिन फिर एक दिन एक बड़ा रहस्य खुला जिसने इसको और भी जटिल बना दिया। नेहा को पता चला कि आर्यन के माता पिता वास्तव में जीवित थे और उसे बचपन में अपहरण कर लिया गया था। यह सुनकर नेहा हैरान रह गई। उसने आर्यन से इस पर बात की और सच्चाई जानने की कोशिश की। आर्यन ने नेहा को बताया कि उसके असली माता पिता उसे खोज रहे थे और वह इस के बारे में सब कुछ नहीं जानता था। नेहा ने आर्यन को उसके असली परिवार से मिलाने का निश्चय किया। उसने आर्यन को समझाया कि अपने असली माता पिता से मिलना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसमें यह मोड़ नेहा के लिए भी बहुत कठिन था क्योंकि उसने आर्यन को अपने दिल से करीब माना था। आर्यन ने नेहा के साथ मिलकर अपने असली परिवार से संपर्क किया। उसके माता पिता ने आर्यन को गले लगाया
और अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुए। इस पा ने आर्यन को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाई। नेहा और आर्यन ने अपने अपने रास्ते चुने, लेकिन उनकी दोस्ती और यादें हमेशा उनके दिलों में बनी रहीं। इस आय ने सिखाया कि सच्चा प्यार और दोस्ती कभी नहीं मिटती, चाहे हालात कैसे भी हों। नेहा और आर्यन की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हुआ जब आर्यन अपने असली माता पिता के साथ रहने लगा। हालांकि उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। आर्यन अक्सर नेहा से मिलने आता और दोनों अपने जीवन की नई घटनाओं के बारे में बातें करते। इसने दोनों के जीवन में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। एक दिन आर्यन ने नेहा को अपने नए जीवन के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके दिल में नेहा और उसके परिवार के लिए हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। नेहा ने भी आर्यन को अपनी जिंदगी में हो रहे बदलावों के बारे में बताया। उसने अपनी पढ़ाई में बेहतर करने का निर्णय लिया और अपने करियर के लिए नए सपने देखे। इसमें एक और मोड़ तब आया जब नेहा के परिवार को एक नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। नेहा को यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे आर्यन और अपने बचपन के मोहल्ले को छोड़ना था। उसने आर्यन से इस बारे में बात की और दोनों ने एक दूसरे को हमेशा संपर्क में रहने का वादा किया। शहर बदलने के बाद नेहा ने नए स्कूल में दाखिला लिया और नए दोस्त बनाए। हालांकि उसकी और आर्यन की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। वे अक्सर फोन पर बातें करते और एक दूसरे की जिंदगी की खुशियों और परेशानियों को साझा करते। इसने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती दूरियों पर निर्भर नहीं करती। कुछ साल बाद नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करने लगी। इस बीच आर्यन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता के बिजनेस में शामिल हो गया। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर कभी कमजोर नहीं हुई। एक दिन नेहा को एक बड़ी मीटिंग के लिए उसी शहर में जाना पड़ा जहां आर्यन रहता था। उसने आर्यन को इस बारे में बताया और दोनों ने मिलने का फैसला किया। इस का यह हिस्सा बहुत ही खास था, क्योंकि दोनों ने वर्षों बाद एक दूसरे को देखा। जब नेहा और आर्यन मिले तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने पुराने दिनों की बातें की और उन पलों को याद किया जिन्होंने उनकी दोस्ती को इतना खास बना दिया। इस पल में यह मुलाकात दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी। नेहा और आर्यन ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने उन्हें जीवन में बेहतर इंसान बनाया है। उन्होंने एक दूसरे को हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और साथ में अपनी जिंदगी के नए अध्यायों की ओर बढ़े। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ होता है, जहां नेहा और आर्यन ने अपनी दोस्ती को हमेशा कायम रखने का वादा किया। इस बान ने यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में टिक सकती है और वह जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। नेहा और आर्यन की मुलाकात के बाद दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगे। इस मुलाकात ने उन्हें एहसास दिलाया कि भले ही उनके जीवन की राहें अलग हो गई हैं, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर अब भी मजबूत है। इस मई में अब एक नया अध्याय खुलने जा रहा था। आर्यन ने नेहा को बताया कि उसने अपने माता पिता के बिजनेस में कई नए बदलाव किए हैं और वह चाहता है कि नेहा भी इस बिजनेस का हिस्सा बने। नेहा ने इस प्रस्ताव पर विचार किया क्योंकि वह आर्यन के साथ काम करने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी। उसने अपनी वर्तमान नौकरी से कुछ महीनों की छुट्टी ली ताकि वह आर्यन के साथ काम कर सके और इस में एक नया मोड़ ला सके। नेहा ने अपनी नई यात्रा आर्यन के साथ शुरू की। उनके काम करने का तरीका बहुत ही अनोखा था। वे एक दूसरे के विचारों को समझते और उनका आदान प्रदान करते। इस दौरान नेहा ने बिजनेस में कई नई पहलुओं को समझा और आर्यन ने उसके सुझावों को अपनाया। यह अनुभव उनके लिए सीखने और बढ़ने का समय था। इस में यह देखना दिलचस्प था कि कैसे उनकी दोस्ती ने उनके कामकाजी रिश्ते को भी प्रभावित किया। आर्यन और नेहा ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और लगन लगा दी। इसके तहत उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जो कुछ ही महीनों में सफल हो गया। इस सफलता ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया और इसको एक नई दिशा दी। समय के साथ
नेहा ने आर्यन के परिवार के साथ भी घनिष्ठ संबंध बना लिए। आर्यन की मां ने उसे अपनी बेटी की तरह माना और उसके हर फैसले का समर्थन किया। नेहा ने भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना और उनके साथ समय बिताने लगी। इसमें यह देखना सुखद था कि कैसे नेहा और आर्यन के परिवार एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन आर्यन के परिवार को एक बड़े बिजनेस प्रपोजल के लिए विदेश जाना पड़ा। यह एक सुनहरा मौका था, लेकिन इसका मतलब था कि उन्हें वहां कई महीनों तक रहना होगा। आर्यन ने नेहा से इस बारे में बात की और उसे भी उनके साथ चलने के लिए कहा। नेहा के सामने एक बड़ा फैसला था। इस में नेहा की दुविधा ने एक नया तनाव पैदा कर दिया। नेहा ने इस प्रस्ताव पर गहराई से विचार किया। उसने अपने परिवार से बात की और आर्यन के साथ विदेश जाने का फैसला किया। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी दोस्ती और करियर को प्राथमिकता दी। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह हमेशा उनसे संपर्क में रहेगी और जल्द ही वापस आएगी। विदेश में नेहा और आर्यन ने अपने प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया। इस अनुभव ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया और उनकी दोस्ती को और गहरा कर दिया। इस में यह देखना प्रेरणादायक था कि कैसे उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और नई चुनौतियों का सामना किया। समय के साथ नेहा और आर्यन ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती अब एक गहरी साझेदारी में बदल गई है। उन्होंने एक दूसरे के लिए जो सम्मान और प्यार महसूस किया, वह अब दोस्ती से कहीं अधिक था। इस का अंत एक नई शुरुआत के संकेत के साथ होता है, जहां नेहा और आर्यन ने अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का फैसला किया। एक बड़े भारी पीपल के पेड़ के तले एक तीतर रहता था। उसका घोंसला पेड़ के ठीक नीचे एक बिल में था। पीपल के आसपास जो भी छोटे बड़े पशु पक्षी रहते थे, उन सभी से उसकी गहरी दोस्ती थी। एक दिन तीतर अपने आरामदेह घर को छोड़कर खाने की तलाश में निकला। बहुत दूर उड़ने के बाद वह एक धान के खेत में पहुंचा। उन दिनों फसल पकने पर थी। धान के पौधों में चावल के दाने तैयार हो चुके थे और चावल तीतर का मन भाता खाना था। भोजन की भरमार देखकर वह उसी खेत में टिक गया और जी भरकर चावल खाता रहा। वहां उसने दूसरे बहुत से परिंदों को दोस्त बनाया और उनके साथ ठाठ से समय बिताया। उस दिन वह घर वापस नहीं लौटा, दूसरे दिन भी नहीं लौटा और तीसरे चौथे दिन भी नहीं लौटा। इस तरह उसी खेत में कई दिन गुजर गए। जिन दिनों तीतर बाहर था, उन दिनों कहीं से एक खरगोश आया। उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उसने तीतर का खाली घोंसला देखा तो उसी को अपना घर बना लिया। कुछ दिन बाद तीतर वापस आया तो अपने घर में खरगोश को गुस्सा देखकर बड़ा नाराज हुआ। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। ये तो मेरा घर है। तुम्हारा? खरगोश ने कहा। जब होगा तब होगा, अब ये मेरा घर है। मैं यहां एक दो नहीं कई दिनों से रह रहा हूं। लेकिन तुम रह कैसे रहे हो? तीतर ने कहा। यह घर मैंने अपने लिए अपने ही हाथों बनाया था। मैं जिंदगी भर इसी घर में रहा हूं। यकीन ना आता हो तो पड़ोस में किसी से भी पूछ सकते हो। मैं क्यों पूछूं? खरगोश ने कहा। मैं जब यहां आया था तब यह मकान बिल्कुल खाली था, तभी मैं इसमें रहने लगा। मकान उसी का होता है जो उसमें रहता है। अब यह मकान मेरा है। तुम्हें यकीन ना आता हो तो तुम ही पड़ोसियों से क्यों नहीं पूछ लेते? यह सब बकवास है, तीतर ने चिल्लाकर कहा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, अब मैं वापस आ गया हूं। फौरन मेरा मकान छोड़ो और यहां से मुंह काला करके भाग जाओ। यह कभी नहीं हो सकता, खरगोश ने कहा। यह मेरा मकान है, मैं इसमें रहूंगा और ठाठ से रहूंगा। इस तरह तीतर और खरगोश के बीच झगड़ा होने लगा। उनकी तू-तू मैं सुनकर कई पशु पक्षी जमा हो गए। उन्होंने तीतर की बात सुनी और खरगोश का जवाब भी सुना, मगर कोई भी यह तय नहीं कर सका कि मकान किसका हो। उन्होंने सुझाया कि मामला हल करने के लिए किसी कानूनी जानकार की सलाह लेनी चाहिए। इस पर तीतर और खरगोश ने अपना मामला किसी पंच के सामने रखने का निश्चय किया। मगर ऐसे उलझे हुए कानूनी मसले को सुलझाने के लिए योग्य पंच की जरूरत थी और ऐसा पंच खोजना आसान नहीं था। पंच की खोज में वे दोनों घंटों तक मीलों इधर उधर भटकते रहे। अंत में वे गंगा के तट पर पहुंचे। तट के पास उनसे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा बिल्ला खड़ा दिखाई पड़ा। चिल्ले पर नजर पड़ते ही उनके कदम जहां के तहां रह गए। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि चिल्ला कितना खतरनाक जानवर होता है।
वह बिल्ला बड़ा ही गाक था। खरगोश और तीतर को अपनी ओर आते देख उसने चट आंखें मूंद ली, हाथ में माला पकड़ ली और पिछले पैरों पर खड़े होकर राम नाम का जाप शुरू कर दिया। तीतर और खरगोश ने बिल्ले का पूजा पाठ देखा तो चक्कर में पड़ गए। ऐसा धर्मात्मा बिल्ला उन्होंने पहली मर्तबा देखा था। उन्होंने मन हो मन सोचा, आहा, ये कितनी अच्छी तरह से भगवान का नाम जप रहा है। मेरे ख्याल से इस बिल्ले को ही पंच बना लेना चाहिए, खरगोश ने कहा। मैं भी यही सोच रहा हूं, तीतर ने कहा, लेकिन हमें जरा सावधान रहना होगा। आखिर यह हमारा कुदरती दुश्मन भी तो है। बिल्ले का पूजा पाठ खत्म होने तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। पूजा समाप्त कर बिल्ले ने धीरे से आंखें खोलीं और उन दोनों की ओर देखा। हे धर्मात्मा, तीतर ने बिल्ले से कहा, मेरे और इस खरगोश के बीच एक छोटा सा झगड़ा उठ खड़ा हुआ है, मगर मामला कानूनी है। आप कृपा कर इस झगड़े का निबटारा कर दीजिए। हम में से जो भी गलती पर होगा उसे आप सजा दे सकते हैं। राम, राम, कैसी बातें करते हो भाई, चिल्ले ने कहा। भगवान का नाम लो, ऐसी कुतरानी न बोलो। मैं तो दूसरों का दुख देख भी नहीं सकता और तुम कहते हो हम में से एक को सजा दे देना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जो दूसरों को दुख देता है वह भगवान के कोप का भाजन बनता है। खैर, हटाओ इन बातों को, अपनी कहो। तुम्हारे झगड़े का जो किस्सा है कह डालो, मैं सही फैसला करके बता दूंगा कि गलती किसकी है। तब तीतर ने कहा, किस्सा यूं है कि मैं कुछ दिन बाहर रहने के बाद घर लौटा तो देखता क्या हूं कि इस खरगोश ने मेरे घर पर कब्जा जमा लिया है। तुम्हारा घर कैसा? खरगोश ने चिल्लाकर कहा, वह घर मेरा है। शांति शांति, बिल्ले ने कहा, जरा मुझे पूरा किस्सा तो सुन लेने दो। इस पर पहले तो तीतर ने अपनी बात कही, फिर खरगोश ने अपना दावा पेश किया। दोनों की बात सुनकर बिल्ला कुछ देर मौन रह फिर इस प्रकार कहने लगा, क्या बताऊं भाइयों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मुझे न तो ठीक ठीक दिखाई देता है न सुनाई देता है। मैं तुम्हारा मामला पूरी तरह से समझ ही न सका। तुम दोनों जरा नजदीक आकर बात करो तो अच्छा रहेगा। इतनी देर में खरगोश और तीतर दोनों ही बिल्ले का डर भूल गए थे। उन्हें बिल्ले पर पूरा पूरा भरोसा हो चला था। वे दोनों बेफिक्री से उसके नजदीक खिसक आए। अचानक बिल्ले ने बिजली की तरह टड्ढप कर वार किया और एक ही झपाटे में दोनों का काम तमाम कर दिया। बिल्ले के न्याय की कहानी की सीख हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यदि हम आपस में लड़ते हैं तो कोई भी तीसरा हमारी लड़ाई का फायदा उठा सकता है। राजा गजोधर के भव्य कमरे में बबली नाम की एक जूं रहती थी। उसके दिन बड़े सुख से कट रहे थे। राजा के पलंग पर उसका एक छित्र राज्य था। उसके अलावा उस पलंग पर अन्य कोई जंतु न था। बबली राजा के तकिए में रहती थी। तकिए से सदैव मंद मंद सुगंध आती रहती, क्योंकि दासियां पलंग पर तरह तरह के इत्र छिड़का करती थीं। बबली पूरे दिन सुगंधित तकिए में दुबकी चैन से सोती रहती। संध्या को जब उसकी नींद टूटती, वह तकिए के भीतर से जगमग शयन कक्ष को देखती रहती। कभी वहां किसी नर्तकी का सुंदर नृत्य होता, कभी किसी गायिका का सुरीला गायन, कभी किसी कलाकार का सितार वादन। धीरे धीरे राजा को नींद आ जाती। बबली धैर्य से उसके खर्राटों की प्रतीक्षा करती। जैसे ही राजा खर्टी भरने लगता, वह समझ जाती कि अब वह भूख मिटा सकती है। बबली निसंकोच तकिए से बाहर निकल आती, पेट भर राजा का खून चूसती, फिर वापस तकिए में जाकर छिप जाती। यह क्रम महीनों से चला आ रहा था, पर न कभी राजा को किसी प्रकार का कष्ट हुआ, न किसी की दृष्टि बबली पर पड़ी। एक दिन की बात है, दिन का समय था। बबली चैन से तकिए में सो रही थी कि अचानक किसी जंतु की आहट से उसकी नींद उचट गई। उसने आंखें खोलकर आसपास देखा, मगर तकिए में कोई न दिखाई दिया। बबली को लगा कि उसे भ्रम हुआ है। कोई जंतु भला कैसे राजा के पलंग पर आ सकता है। अनेक शयन कक्ष की सफाई में लगी रहती हैं। प्रतिदिन पलंग की झाड़ पोंछ होती रहती है। द्वार पर सैकड़ों पहरेदार चौकन्ने होकर पहरा देते रहते हैं। फिर कैसे कोई जंतु पलंग पर आ सकता है? लेकिन किसी के रेंगने की आहट बराबर आ रही थी। बबली ने सोचा कि तकिए से बाहर निकलकर पता लगाना चाहिए। बबली अभी तकिए से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक उसकी दृष्टि एक गोल मटोल जंतु पर पड़ी। वह ठिठक गई। जंतु उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बबली के कुछ कहने से पहले ही हाथ जोड़कर बोला, मुझ पर नाराज ना हो बहन, मैं मुसीबत का मारा हूं, तुम्हारी शरण में आया हूं।
अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दोगी तो जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। उसकी गिड़गिड़ाहट का बबली पर कोई असर न हुआ। वह गुस्से से भरकर बोली, आखिर तुम हो कौन? यहां आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? मैं खटमल हूं बहन। तुम भले ही मुझे न जानती हो, मगर हम एक ही बिरादरी के हैं, खटमल ने कांपते स्वर में कहा। फिर अपने ऊपर पड़ी विपत्ति बयान करने लगा कि वह बड़े आराम से एक सराय में रहता था। सराय में ठहरने के लिए तरह तरह के लोग आते थे। उनके खून का स्वाद भी अलग अलग होता था। वह मजे से लोगों का खून पीता और ठाठ से रहता था। एक रात राजा का एक सैनिक सराय में ठहरा। वह सैनिक का खून पीने उसकी गर्दन पर चढ़ गया। सैनिक का खून इतना मीठा था कि उसे पीते ही नशा आ गया। वह सैनिक के कपड़ों में ही चिपक कर सो गया। कब सुबह हुई, कब सैनिक सराय छोड़कर राजमहल में आया, उसे पता ही नहीं चला। अभी कुछ क्षण पहले ही उसकी नींद टूटी तो उसने अपने को राजा के शयन कक्ष में पाया। सैनिक किसी काम से राज के शयन कक्ष में आया था। शयन कक्ष देखकर वह भांप गया कि इसी जगह वह अपनी जान बचाकर छिप सकता है। वह फुर्ती से सैनिक के कपड़ों में से सरक कर फर्श पर गिर पड़ा और रेंगकर पलंग पर चढ़ गया। खटमल की करुण कथा सुनकर भी बबली का मन न पसीजा। उसने कहा, यह सराय नहीं, राजमहल है। यहां चारों तरफ सैनिकों के पहरे लगे हुए हैं। किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी भी शामत आ जाएगी। गनीमत इसी में है कि तुम फौरन यहां से चलते बनो। दाल न गलती देख चालाक खटमल ने पैंतरा बदला। तुम जितनी सुंदर हो बहन, उतनी ही दयालु भी। मैंने आज तक तुम जैसी समझदार जूं नहीं देखी। अगर तुम मुझे अपने घर में शरण नहीं दोगी तो मैं इसी क्षण सिर पटक कर अपने प्राण त्याग दूं। अपनी प्रशंसा सुन बबली का मन एकाएक पिघल उठा। आज तक कभी किसी ने उसकी इतनी प्रशंसा की थी। वह नम्र होकर बोली, ठीक है, तुम यहां रह सकते हो, मगर एक शर्त है, सदैव मेस कहना मानोगे। मानूंगा, खटमल ने कहा। अब दोनों मजे से साथ रहने लगे। बबली ने पाया कि खटमल स्वभाव से बड़ा नेक और आज्ञाकारी है। उसके आ जाने से घर में रौनक आ गई है। दिन बीतने लगे। मरियल सा खटमल राजा का पौष्टिक खून पीकर काफी तगड़ा हो गया, पर धीरे धीरे वह रंग बदलने लगा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। बबली गहरी नींद में सो रही थी कि आहट से उसकी नींद उचट गई। उसने खटमल को तकिए में रेंगते पाया। क्यों, तुम सोए नहीं? बबली ने पूछा। नींद नहीं आ रही, खटमल ने उत्तर दिया। मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। राजा पलंग पर लेटा आराम कर रहा है। मैं उसका खून चूस कर पेट भरने जा रहा हूं। खटमल की बात सुनकर बबली डर गई। उसे समझाने लगी कि दोपहर का समय है, भोजन करके राजा सुस्ता रहा है। वह ऐसे में खून चूसने जाएगा तो राजा को फौरन पता चल जाएगा, फिर हमारी खैर नहीं। वह अपना गलत इरादा छोड़ दे। मगर खटमल ने उसकी एक न सुनी। वह राजा की गर्दन से जाकर चिपक गया और दांत गड़ा खून पीने लगा। राजा को अचानक सुई की नोक सी तीखी चुभन महसूस हुई। वह पीड़ा से तिल मिलाकर उठ बैठा और अपने सेवकों को पुकारने लगा। सेवकों को पहले तो उसने बुरी तरह फटकार। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास के उन महान योद्धाओं में लिया जाता है जिन्होंने अपने अदम्य साहस और अडिग संकल्प से मुगलों के सामने न झुकने की कसम खाई थी। उनकी वीरता, आत्मसम्मान और अपने राज्य की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक प्रेरणादायक गाथा है जिसे हर भारतीय अपने दिल में संजो कर रखता है। यह हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराती है जिनसे हमें दृढ़ निश्चय और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा मिलती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 36 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता रानी जयवंता बाई थीं। बचपन से ही प्रताप में वीरता और साहस की अद्वितीय भावना थी। उन्होंने केवल 14 वर्ष की उम्र में घुड़सवारी और हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। इस महाराणा प्रताप स्टोरी इन हिंदी में यह दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे अपने प्रारंभिक जीवन में ही योद्धा बनने के गुण दिखाए, जो आगे चलकर एक महान योद्धा बनने में सहायक साबित हुए। महाराणा प्रताप की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़गढ़ को छोड़कर उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था और उदय सिंह ने इस संकट का सामना युद्ध से बचने के लिए संधि करके करना चाहा।
लेकिन महाराणा प्रताप इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने पिता के इस निर्णय के विपरीत जाकर चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया। यह उनके अडिग संकल्प और वीरता का प्रतीक था, जो उन्हें भारतीय इतिहास में विशेष स्थान दिलाता है। का एक महत्वपूर्ण अध्याय 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में दर्ज है। यह युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व अकबर के सेनापति मान सिंह प्रथम ने किया था। इस संघर्ष को भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। महाराणा प्रताप की सेना के पास केवल 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगल सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे। इस युद्ध ने महाराणा प्रताप की रणनीतिक कुशलता और युद्ध कला को उजागर किया, जिसमें उन्होंने मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और कई वर्षों तक जंगलों में रहकर मुगल सेना से संघर्ष किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद महाराणा ने अपनी भूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। उन्होंने मुगलों के किलों पर अनेकों बार आक्रमण किया और उन्हें हानि पहुंचाई। कि इस अध्याय में उनके संघर्ष और जीवटता का स्पष्ट चित्रण किया गया है। महाराणा प्रताप की कहानी उनके जीवन के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की कहानी है। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने आदर्शों पर अडिग रहे। उन्होंने न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। मैं उनकी कथा को सुनकर हर व्यक्ति प्रेरित हो जाता है और यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कठिनाइयों में भी किस प्रकार से अपने आदर्शों पर टिके रहना चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है, जो हमें साहस, निष्ठा और आत्मसम्मान की सीख देता है। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा बलिदान और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। में उनकी वीरता और संकल्प की गाथा को बार बार सुनाया जाता है, जिससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। महाराणा प्रताप की वीरता और संकल्प ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। उनकी कहानी आज भी उन तमाम लोगों को प्रेरणा देती है जो अपने जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह हमें यह सिखाती है कि सच्चे योद्धा वे होते हैं जो अपने आदर्शों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। महाराणा प्रताप की इस अमर कथा से हमें यही सीख मिलती है कि संघर्ष ही जीवन का सार है और इसे जीने के लिए साहस और निष्ठा अनिवार्य है।